Hello aspirants, welcome back to Prep Civil और दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर ऑनगोइंग सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ UKPSC ए एग्ज़ाम और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सॉइल मैकेनिक्स। दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे लैपटॉप में इतना डिले हो गया वीडियो में। इसके आगे हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आती रहे और ठीक है, इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ today's first problem is liquidity index in percentage is equal to। so क्वेश्चन में लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में पूछा गया, तो हम सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में। हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं? तो लिक्विडिटी इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है इन सीटू बिहेवियर ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, यानी सैचुरेटेड फाइन ग्रेन सॉइल। इसको मैं नोट कर देता हूँ। लिक्विडिटी इंडेक्स represents in situ behavior of saturated fine grained soil। तो इसका जो रिलेशनशिप है वो हम लिख लेते हैं। आई एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका रिलेशनशिप होता है डब्ल्यू एन यानी वाटर कंटेंट एट नेचुरल स्टेट, WN माइनस WP डिवाइड बाई IP। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे WN माइनस WP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। ऑल पैरामीटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। WN रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वाटर कंटेंट एट नेचुरल स्टेट, WL लिक्विड लिमिट एंड WP प्लास्टिक लिमिट। तो ये तो हमारा रिलेशनशिप हो गया लिक्विडिटी इंडेक्स का। दिस इज द रिलेशनशिप। सपोज हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू, एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट है वो ग्रेटर देन है लिक्विड लिमिट से। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया जो हमारी सॉइल है इन नेचुरल स्टेट, उसमें जो वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, यानी सॉइल इज इन अ लिक्विड स्टेट। इफ़ IL की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है सॉइल इज इन लिक्विड लिमिट ऑफ कंसिस्टेंसी। इस तरीके से हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स हेल्प करता है सॉइल को आइडेंटिफाई करने में और सॉइल के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने में एट द साइट। सो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा WN WP डिवाइड बाई IP, hence ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी इंडेक्स। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a soil sample has liquid limit as 45%, plastic limit as 25%, and shrinkage limit as 14%, for a natural water content 30%, the liquidity index of the soil। ओके, सो हमको ये डेटा दिया हुआ है, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 45%, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 25%, ऑल नोटेशंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग, एंड श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है 14% एंड नेचुरल वाटर कंटेंट दिया हुआ है 30%। तो जो रिलेशन हमने अभी इससे पहले प्रॉब्लम में डिस्कस किया उसी को यूज़ करेंगे, यानी लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू WN माइनस WP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP।
WN is यानी नेचुरल वाटर कंटेंट गिवन एज 30% माइनस WP यानी वाटर कंटेंटेड प्लास्टिक लिमिट इज गिवन एज 25% divided by WL is given as 45% minus WP is given 25. After solving this, this will come out 5 and this will come out 20. यानी ये हो गया इन परसेंटेज में लेना है तो ये हो जाएगा 1/25/4 यानी 20%, सॉरी 25%, 25%. So hence option C is the correct answer. इसी तरह के प्रॉब्लम्स लिक्विडिटी इंडेक्स से मिलेंगे. The next problem is if the consistency index of a soil sample is equal to unity. So एक और पैरामीटर है consistency index. अगर हम consistency index की बात करें, consistency index, consistency index also represents the in situ behavior of saturated fine grained soil. How? जो हमारी कंसिस्टेंसी इंडेक्स है उसका जो रिलेशनशिप होता है पैरामीटर के साथ वो कुछ इस तरीके से होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है आईसी से. वो होता है WL माइनस WN डिवाइडेड बाई IP. इसको थोड़ा और बाइफैक्टेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा WL माइनस WN डिवाइडेड बाई WL माइनस WP. प्रॉब्लम में बोला है कि जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वो इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 1 डाल देते हैं. WL माइनस WN डिवाइडेड बाई WL माइनस WP. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, WL माइनस WP, WL माइनस WN, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस टू माइनस, तो ये हो जाएगा WP इक्वल टू WN. तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स सिग्निफाई कर रहा है कि जो हमारी सॉइल है, इन सीटू सॉइल है, जो नेचुरल स्टेट में सॉइल है, वो प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी पे है. सो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यही ये सिग्निफाई कर रहा है कंसिस्टेंसी इंडेक्स. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a sample of bad soil has mass of 12 kg. On over drying, the mass reduced to 10 kg. Then water content of the soil is. So okay, जो हमारी बैड सॉइल है उसका मास दिया हुआ है 12 kg, उसको W1 से लिख लेते हैं 12 kg. आफ्टर द ओवन ड्राइंग 10 kg. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वेट ऑफ वाटर. वेट ऑफ वाटर हो जाएगा हमारा 2 kg. एज वी नो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड. वेट ऑफ वाटर इज गिवन इज 2 kg एंड वेट ऑफ सॉलिड इज 10 kg. हमको रिजल्ट परसेंटेज में देना तो उसको हम 100 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 यानी 20%. सो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट इन द फ्लो कर्व द वाटर कंटेंट इज प्लॉटेड ऑन. ओके, सो वाटर कंटेंट को हम किस एक्सेस पे प्लॉट करते हैं जब हम लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करते हैं. तो जो हम लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं कैसेग्रांडे अपरेटस की मदद से. तो अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो वो कर्व होती है कुछ इस तरीके से. अब जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉट लिक्विड लिमिट WL, और जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ बिलोस, और ये होता है हमारा लॉग स्केल पे log n. तो हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट सॉइल सैंपल पे हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं बाय द कैसेग्रांडे अपरेटस. तो उसमें क्या होता है कि एक ग्रुप हम कट करते हैं. कैसेग्रांडे अपरेटस अगर आपने टेस्ट किया हो तो आपको समझ में आएगा कि वो एक अपरेटस होता है, उसमें एक ग्रुप कट करते हैं हाफ इंच का, और उसमें एक रिवॉल्यूशन के लिए एक मैकेनिज्म होता है. सो हम जिस उसको रिवॉल्व करके और उसमें 25 नंबर ऑफ बिलोस पे वाटर कंटेंट को निकालते हैं. तो जो इंटरपोलेट करके हम 25 नंबर ऑफ बिलोस पे जो वाटर कंटेंट आता है उसी को हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं. तो सपोज डिफरेंट सॉइल पे टेस्ट कंडक्ट करके कुछ इस तरीके की कर्व आपकी आती है.
इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो एक इस तरह की कर्व मिलेगी। सपोज N1 ब्लोज पे N1 ब्लोज मिलते हैं हमको W1 वाटर कंटेंट पे। सपोज N2 ब्लोज मिलते हैं, ये लॉग में है सब, W2 वाटर कंटेंट पे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जो भी वाटर कंटेंट मिलता है उसी को हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। तो हम इसको इंटरपोलेट कर देंगे लॉग 25 पे, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू होगी। ये जो कर्व होती है इसको बोलते हैं हम फ्लो इंडेक्स। स्लोप ऑफ दिस कर्व इज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम जो लिक्विड लिमिट निकालते हैं तो वाटर कंटेंट को प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे। The next problem is Atterwork limits test were carried on a certain soil with the following results. Okay, so liquid limit given as 40%, plastic limit given as 25%, shrinkage limit is 10%. What is the value of plasticity index? So जो plasticity index का जो relationship होता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के साथ वो होता है WL माइनस WP, यानी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। WL is given as 40% minus WP is given as 25%. This will come out 15%. So hence option B is the correct answer. The next problem is toughness index. Toughness index is defined as the ratio of, okay, so toughness index अगर हम लिखें इसको हम IT से डिनोट करते हैं। तो टफनेस इंडेक्स की रिलेशनशिप होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स divided by flow index चलो ये तो रिलेशनशिप हो गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, चलो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी टफनेस इंडेक्स होती है, टफनेस इंडेक्स हमको बताती है अबाउट द शेयर स्ट्रेंथ एट द प्लास्टिक लिमिट, कि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है एट द प्लास्टिक लिमिट, उसके बारे में हमको टफनेस इंडेक्स के बारे से पता चलता है। अगर इसकी लिमिट्स के बारे में बात करें तो इसकी लिमिट वेरी करती है 1 से 3 के बीच में, यानी IT यानी टफनेस इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इज इक्वल टू 3, ये इसकी रेंज है। अगर इसकी वैल्यू यानी टफनेस इंडेक्स की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाती है तो हमारी जो सॉइल होती है वो ईजिली फ्राइबल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्लास्टिक लिमिट पे ईजिली क्रम्बल हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। सो सॉइल कैन क्रस्ड और क्रम्बल, इसी को बोलते हैं सॉइल इज फ्राइबल easily. So this is the significance of toughness index. I hope you understand this. Next problem is a soil sample has liquid limit 45%. Plastic limit is liquid limit given as 45%. Plastic limit is given as 25%, and shrinkage limit is given as 15%. WN इज गिवन एज 30%। हमसे पूछा गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में, यानी IC से डिनोट करते हैं उसको, IC के बारे में। तो I से होता है हमारा WL माइनस WN डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। सो WL इज गिवन एज 45% माइनस WN इज गिवन एज 30% डिवाइडेड बाई 45, प्लास्टिक लिमिट गिवन एज 25%। अगर हम इसे सॉल्व करने देगा 15 डिवाइडेड बाई यानी 15 डिवाइड बाई 20, यानी ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 75%। सो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल डिटरमाइंड बाय conducting unconfined compressive. Options are given as undisturbed sample, remolded sample, both A and B, none of the above. So सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल। सी क्या होता है कि जब हमारी सॉइल
नेचुरल स्टेट में होती है, यानी जब हमारी सॉइल अनडिस्टर्ब्ड होती है। यानी अगर हमारी सॉइल कोई अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल, इसको बोलते हैं अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल, यानी नेचुरल स्टेट में कोई भी हमारा सैंपल है सॉइल का, अगर इसका वाटर कंटेंट कितना है, इसका वाटर कंटेंट W है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी कुछ W1 है, तो इस सैंपल को हमने रिमोल्ड कर दिया, सैंपल इज रिमोल्डेड, सैंपल इज रिमोल्डेड, यानी रिमोल्डेड सैंपल आफ्टर at the same water content. After remolding this soil sample, soil loses some strength, soil loses its shear strength. So सॉइल ने रिमोल्ड होने के बाद कितनी स्ट्रेंथ को लूज़ किया वो हमको सेंसिटिविटी से पता चलता है। तो अगर हम सेंसिटिविटी का रिलेशनशिप देखें तो वो होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट द अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, undisturbed sample divided by unconfined compressive strength by remolded sample. तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन गिवन इज undisturbed sample, remolded sample. So hence option C is the correct answer, both A and B. I hope you understand this. The next problem is a soil has bulk density of 18.7 kN per meter cube. तो gamma bulk is given as 18.7 kN per meter cube. Water content given as 10%. ड्राई डेंसिटी के बारे में पूछा गया है, ड्राई डेंसिटी क्या होगी, तो हमको रिलेशनशिप पता है, ड्राई डेंसिटी इक्वल टू होता है गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। गामा बल्क गिवन इज 18.7, वाटर कंटेंट गिवन इज 10%, उसको लिख देंगे फ्रैक्शन में 1.0, तो ये हो जाएगा 18.7 डिवाइडेड बाई 1.1. So after solving it will come out 817 kilonewton per meter cube. So hence option C is the correct answer for this problem. The next problem is for the determination of water content, the soil sample is heated for a period of 24 hours. टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर हम रखते हैं, तो डिफरेंट सॉइल्स पे हम डिफरेंट टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। अगर हम डिफरेंट सॉइल के वाटर कंटेंट की बात करें, सो अगर हमारी सॉइल इनऑर्गेनिक सॉइल है, इनऑर्गेनिक सॉइल, किसी भी सॉइल के बारे में मेंशन नहीं किया गया है प्रॉब्लम में कि हमको किस सॉइल के बारे में बताना है, बट ऑप्शंस को देख के नज़र आ रहा है कि हमको इनऑर्गेनिक सॉइल के बारे में बात कर रहा है। जो इनऑर्गेनिक सॉइल का जो टेम्परेचर रखते हैं ओवन में, वो रखते हैं 105 ± 5 डिग्री सेल्सियस। अगर वहीं पे हमारी सॉइल ऑर्गेनिक हो जाती है, अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें तो वहाँ पे हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, हमको टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है 60 डिग्री सेल्सियस। इफ़ अ सॉइल with high जिप्सम कंटेंट, अगर सॉइल के अंदर जिप्सम ज़्यादा है तो इस केस में जो हम टेम्परेचर लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 80 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस गिवन आर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, इनऑर्गेनिक सॉइल के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शंस को देख के ना नज़र आ रहा है, तो एक्यूरेट ऑप्शंस कोई भी अवेलेबल नहीं है, 105 प्लस माइनस में कोई भी नहीं है, लेकिन हमको एक टेम्परेचर दिख रहा है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 100 में प्लस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110, और माइनस करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर नेक्स्ट ऑप्शन है 110 डिग्री प्लस माइनस 10, ये 110 में अगर 10 ऐड करें 120 और लिमिट से बाहर जा रहा है, तो हेंस ऑप्शन, तो जब कोई भी ऑप्शन हमारा इस रेंज में नहीं आ रहा है तो हम ऑप्शन एक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक हमारा ऑप्शन अगर हम 105 में से 5 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। सो हेंस ऑप्शन ए इज मोर अप्रोप्रिएट, सो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
Next problem is, if the value of uniformity coefficient of soil sample is nearly equal to 1, this sample will be designated as. Okay, इस शायद इस ऐसा ही प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किया था, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं. अगर सी यू कोफिशेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को हम ये डिनोट करते हैं सी यू से. फॉर सैंड, पहले हम सैंड की बात कर लेते हैं. फॉर सैंड, अगर सी यू की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो ये होगा हमारा वेल ग्रेडेड सैंड. अगर हम ग्रेवल की बात करें, फॉर ग्रेवल, अगर सी यू की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा हमारा वेल ग्रेडेड ग्रेवल. वेल ग्रेडेड ग्रेवल. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम की बात करें, अगर सी यू की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 है, नियरली इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो हमारी सॉइल है, सॉइल इज यूनिफॉर्मली और पुअरली ग्रेडेड. इसको और पुअरली ग्रेडेड भी बोल सकते हैं, पुअरली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल. अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पुअरली ग्रेडेड सॉइल. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, an oven dried soil sample 200 gram. Okay, W1 is given as 200 gram. ये हमारा ओवन ड्राइड सैंपल है. इज प्लेस्ड इन अ पिक्नोमीटर एंड कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर. ओके, तो जो हमारा, पहले हम थोड़ा पिक्नोमीटर के बारे में समझ लेते हैं. जो हमारा पिक्नोमीटर होता है वो एक फ्लास्क होता है जिसका वॉल्यूम होता है 900 ml. दिस वॉल्यूम इज 900 ml. और जो उसके ऊपर जो ओपनिंग होती है वो होती है 6 mm. 6 mm डाई की ओपनिंग होती है. ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखा देते हैं, जिससे हम डेटा को ईजिली समझ पाएंगे क्या डेटा गिवन है. थोड़ा बड़ा हो गया. सो दिस इज द वेट ऑफ पिक्नोमीटर, एम्प्टी पिक्नोमीटर W1. हमने इसमें जो सॉइल है 200 ml, 200 ग्राम हमको दी हुई है, सॉरी 200 ग्राम सॉइल को फिल किया. ये हो जाएगा W1 प्लस वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल, वेट ऑफ सॉइल. नेक्स्ट इज सेइंग एंड कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर. ओके, कम्प्लीटली फिल कर दिया वाटर से. कंबाइंड मास ऑफ बोटल सॉइल एंड वाटर इज 1605 ग्राम. इस बोतल को फिल कर दिया हमने पानी के साथ और इसका वेट हो गया 605 ग्राम. इसमें वेट किस किस का है? ये हो गया W2, यानी ये हो गया W2 प्लस वाटर फिल्ड, just a second, water filled pycnometer. Next is given as if pycnometer with filled alone has water 1408 ग्राम. इसका वेट दिया हुआ है 1480 ग्राम, W4. सो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है W इज इक्वल टू ड्राई मास, यानी मास ऑफ द ओवन ड्राइन सैंपल डिवाइड बाई M4 माइनस M3 प्लस MD. MD is given as 200 gram. M4 given as 1480 minus M3 हमारा होता है कंबाइंड मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सॉइल, जो वाटर, जितना वाटर इसने फिल किया पिक्नोमीटर को, वो दिया हुआ है 1605 प्लस MD गिवन एज 200. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 75.
जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.67। इधर लिख देते हैं, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 2.67। so hence option C is the correct answer. so this is all about in this video. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड परमेबिलिटी। एंड मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी अपना स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपकी डाउट्स और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।